हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो स्टूडेंट 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तनों को अच्छे से साफ क्यों कर देते हैं। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है, खट्टे पदार्थ तांबे के बर्तनों को साफ इसलिए कर देते हैं क्योंकि खट्टे पदार्थ में क्या होता है, क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं। खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं, अम्ल। हम लोग जानते हैं कि खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और तांबे के बर्तन पर जो मैल जम जाता है, और तांबे के बर्तन पर जो मैल यानी गंदगी जम जाता है, तांबे के बर्तन पर मैल मतलब गंदगी जम जाता है, वह मूल रूप से कॉपर ऑक्साइड का परत होता है। वह मूल रूप से किसका परत होता है, कॉपर ऑक्साइड का। जो गंदगी जम जाता है वो किसका परत होता है, तो कॉपर ऑक्साइड का परत होता है, जो कि क्षारकीय होता है। जो कि कैसा होता है, क्षारकीय होता है। कैसा होता है, क्षारकीय होता है। अम्ल क्षारकीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ये अम्ल जो है वो क्षारकीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उससे पानी में घुलनशील लवण में बदल देते हैं। उससे पानी में कैसा लवण में बदल देते हैं, तो घुलनशील लवण में बदल देते हैं, जिससे मैल आसानी से साफ हो जाता है। जिससे मैल क्या हो जाता है, आसानी से साफ हो जाता है और बर्तन चमकने लगता है, और बर्तन चमकने लगता है। तो पहला का आंसर समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आश्रित जल को क्या दिया हुआ है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है। तो हम लोगों को पता है कि आश्रित जल को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित जल को हम लोग बोलते हैं शुद्ध जल। आश्रित जल को क्या बोलते हैं, शुद्ध जल। और जिसका pH मान कितना होता है, जिसका pH मान होता है 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। और शुद्ध जल में कोई आयन नहीं होता है, तो आयन अनुपस्थित रहता है। जब आयन ही अनुपस्थित रहेगा तो आयनीकरण कैसे होगा, तो इसीलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है। उत्तर में लिखा हुआ है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है। कौन सा यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक। तो यह आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है, जिसका आयनीकरण नहीं होता है। जिसका क्या होता है, आयनीकरण नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयन ही उपस्थित नहीं रहता है। आयनों की अनुपस्थिति के कारण ही आश्रित जल को विद्युत का क्या बना देता है, कुचालक बना देती हैं। तो ये आप लोग का रहा दूसरा का आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो हम लोग को पता है कि अम्ल जो है, अम्ल वो किस में घुलकर, जल में घुलकर यानी H2O में घुलकर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन। जब जल ही अनुपस्थित रहेगा तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय कैसे होगा, अम्ल अपना गुण प्रदर्शित ही नहीं कर सकता है। तो इसीलिए H2O यानी जल का रहना अति आवश्यक है अम्ल का व्यवहार दिखाने के लिए। तो उत्तर में देखिए, उत्तर में क्या लिखा हुआ है, जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता है क्योंकि अम्ल को अपने गुण दिखाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, यानी H2O की आवश्यकता होती है। H2O ही रहेगा तभी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा अम्ल, तो जल की आवश्यकता होती है। जहाँ जल में अम्ल के हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, जहाँ जल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, जो अम्लीयता का कारण बनता है। जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा तो ये इसको समझ जाएंगे कि ये क्या है, अम्ल है। जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा तो क्या समझ जाएंगे कि ये एक अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो उत्तर में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता के उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ, यानी आर्द्रता की उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में क्या बनाता है, ये आर्द्रता की उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में ये ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेता है। क्या बना लेता है, जिप्सम। ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण यह अपने उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। जिसके कारण यह अपने उपयोग के लिए क्या हो जाते हैं, अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता के उपस्थिति में क्या बनाता है, जिप्सम, जिसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। तो इसीलिए इसका उपयोग कहीं नहीं किया जाता है। जब जिप्सम ही बना लेगा तो उपयोग कैसे होगा, इसीलिए इसको किस में रखते हैं, अर्धरोधी बर्तन में रखते हैं। किस में रखते हैं, अर्धरोधी बर्तन में रखते हैं। अगला देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन,
साधारण नमक के उपयोग को लिखे। तो साधारण नमक के निम्नलिखित उपयोग है। रसोई घर में भोज्य पदार्थ में किया जाता है इसका उपयोग। क्या किस में किया जाता है? भोज्य पदार्थ में। आप लोग देखे होंगे जब खाने का सामान बनता है तो साधारण नमक का ही उपयोग किया जाता है। तो भोज्य पदार्थ में किसका उपयोग किया जाता है? रसोई घर में साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तो यहीं पे लिखा हुआ है पहला उपयोग। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों में किया जाता है। किस में किया जाता है? भोज्य पदार्थों में किया जाता है। दूसरा देखिए, इसका उपयोग साबुन उद्योगों में किया जाता है। तो साबुन उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो साधारण नमक का ही उपयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, इसका उपयोग धोने का सोडा, इसका उपयोग क्या? धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। तो किस में इसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए धोने का सोडा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि धोने का सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ये आप लोग फार्मूला याद रख सकते हैं। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। यहाँ पे देखिए कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। तो ये आप लोग एक फार्मूला, 2, 3, चारों फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखे। तो उत्तर में देखिए 3 खनिज अम्लों के सूत्र निम्नलिखित है। पहला है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों क्या हो गया? अम्ल हो गया। तो देखिए अम्ल कैसे हुआ? H2SO4 को हम जल में घुलाएंगे। H2SO4 को क्या में घुलाएंगे? जल में घुलाएंगे। यहाँ पे देखिए बता दे रहे हैं H2SO4 क्या है? H2SO4 इसको किस में घुलाएंगे? जल में घुलाएंगे। किस में? जल में घुलाएंगे। तो ये कौन सा आयन उत्पन्न करेगा? 2H प्लस SO4 2-। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा आयन उत्पन्न किया? हाइड्रोजन आयन। तो इसको क्या समझ जाएंगे कि ये एक अम्ल है। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन आयन। इसमें भी हाइड्रोजन आयन है और इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो ये तीनों क्या हो गया? अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल। और एक ट्रिक से भी आप लोग पहचान सकते हैं कि पहले क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। तो पहले H लगा रहेगा तो कैसा क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 आर्द्र लवणों के नाम लिखे। क्या बोल रहा है? 3 आर्द्र लवणों के नाम लिखे। उत्तर में देखिए 3 आर्द्र लवणों के नाम निम्नलिखित है। पहला देखिए कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2। अगला देखिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला देखिए पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। ये तीनों क्या हो गया? लवण हो गया। क्या हो गया? आर्द्र लवण हो गया। तो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? हमारे पास पहले से ही NaOH का विलयन है। क्या है? पहले से ही NaOH का विलयन है। इस विलयन में हम बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही OH- आयन था। क्या था यहाँ पे? यहाँ पे पहले से ही OH- आयन था और इसमें और अधिक मात्रा में OH- आयन मिलाएंगे तो OH- आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले से भी हाइड्रोक्साइड आयन था और फिर इसमें अधिक मात्रा में OH- आयन मिला रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि NaOH एक परवल क्षारक है। NaOH क्या है? एक परवल क्षारक। याद रख सकते हैं आप ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग। NaOH क्या है? एक परवल क्षारक है और पानी में पूरी तरह से आयनीकृत होता है। और पानी में पूरी तरह से क्या होता है? आयनीकृत होता है, जिससे अधिक OH- आयन उत्पन्न होते हैं। जिससे क्या होते हैं? अधिक OH- आयन उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर में देखिए हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव देखिए, विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता बढ़ने से विलयन अधिक अम्लीय हो जाता है।
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलियन, अधिक अम्लीय। यह बढ़ेगा तो अम्लीय भी बढ़ जाएगा, अम्लीयता भी इसका बढ़ जाएगा, अम्लीयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि सांद्रता घटने से सांद्रता क्या होगा, सांद्रता घटेगा, तो सांद्रता घटेगा तो क्या हो जाएगा विलियन, अधिक क्षारीय हो जाएगा। सांद्रता घटेगा तो अधिक क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन अम्लीय होता है। तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो विलयन कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए यह याद रख सकते हैं आप लोग, VVA है जो बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। विलयन क्षारीय होता है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और अधिक होगा तो अम्लीय हो जाएगा, अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये 9 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या है। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। यानी यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि ताजे दूध का pH मान कितना होता है, 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान, पहले हम लोग पता करते हैं ताजे दूध का pH मान कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। अगर ये ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा, दही में परिवर्तित हो जाएगा तो इसके pH मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो आमतौर पर 4.5 से 5.5 के बीच होता है। तो देखिए यहाँ पे ताजे दूध का pH मान कितना था, 6 था, और यहाँ पे कितना हो गया, 4.5 से 5.5, तो कम हो गया है। तो अगर pH का मान कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 7 से नीचे है, तो 7 से नीचे को क्या बोलते हैं, 7 से नीचे को अम्लीय बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, और 7 से ऊपर को क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो जैसे जैसे 7 से नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे विलयन अधिक अम्लीय होता जाएगा। तो देखिए 6 से नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो 6 से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अधिक अम्लीय हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन दही बनने पर यह कम हो जाता है। दही बनने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है, यह अधिक अम्लीय हो जाता है। आगे देखिए अगला पॉइंट है, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए दूध का pH मान 6 होता है, दूध का pH मान कितना होता है, 6, जबकि दही का pH मान आमतौर पर 4.5 से 5.5 के बीच होता है। तो देखिए ये 6 था, ताजे दूध का pH मान कितना था, 6, और ये कितना हो गया, 4.5 से 5.5 के बीच हो गया है। तो ये कम हो गया, pH मान क्या हो गया, कम हो गया। इससे क्या हो गया, ये कम हो गया। तो कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, अधिक अम्लीय हो जाएगा, इससे ये अधिक अम्लीय हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का सब्जेक्टिव का पूरा फुल क्लास। सब्जेक्टिव का ये क्लास एंड हो गया, सब्जेक्टिव का क्लास क्या हो गया, ये एंड हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर अगले वीडियो में करेंगे, या अगर इस क्लास का PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है मैट्रिक हब, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए।